नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन ने हरित विकास के साथ आर्थिक और सामाजिक प्रगति। थिएनचिन में एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। समुद्र का बढ़ता तापमान। दक्षिण कोरिया में महंगी हुई सी फूड। अब समाचार विस्तार से। चीन अपने आर्थिक और सामाजिक विकास में एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। यहाँ साफ पानी और हरे भरे पहाड़ अमूल्य संपत्ति है कि सोच के साथ ग्रीन ट्रांजिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2005 में चिरचांग प्रांत के एक गांव यूसुन में दिया था। साल 2012 के बाद से चीन ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए कम कार्बन उत्सर्जन और हरित विकास को अपना लिया है। यही वजह है कि 2012 से चीन में ऊर्जा की खपत 26% से ज्यादा कम हुई है, जो दुनिया में सबसे तेजी से हुई कमी में से एक है। जापान के खिलाफ चीनी लोगों के प्रतिरोध युद्ध और विश्व फासिवाद विरोधी युद्ध में जीत की 80वीं वर्षगांठ पर होने वाले बड़े समारोह का दूसरा रिहर्सल बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर में पूरा हो गया है। पिछले हफ्ते शनिवार शाम 5:30 बजे से देर रात 3:30 बजे तक चले इस रिहर्सल में करीब 40,000 लोगों ने हिस्सा लिया। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि इस दूसरे रिहर्सल में पहले वाली की तुलना में ज्यादा चीजें शामिल की गई थीं। आपको बता दें कि इस बड़े समारोह में मिलिट्री परेड भी होगी और ये 3 सितंबर को तियाननमेन स्क्वायर में होगा। चीन का उत्तरी शहर थिएनचिन इस साल होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की तैयारी में जुट गया है। इस सम्मेलन की मेजबानी के लिए शहर को नया रूप दिया जा रहा है ताकि दुनिया भर से आने वाले मेहमानों का दिल से स्वागत किया जा सके। शहर की हर बड़ी सड़क और रिहायशी इलाका एससीओ के झंडों और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। शहर के मशहूर हाईह नदी के किनारे और वूता ताओ ऐतिहासिक इलाके को भी सुंदर बनाया गया है। थिएनचिन कल्चरल सेंटर में मानव और प्रकृति के सामंजस्य पर बनी एक नई मूर्ति लोगों के बीच खासी लोकप्रिय हो रही है। बता दें कि ये सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा, जिसमें भारत, चीन, रूस समेत 20 से ज्यादा देशों के लीडर्स और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। चीन के चिरचांग प्रांत में स्थित चूची शहर का शानशियाहू कस्बा चीन की पर्ल कैपिटल यानी मोती की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये चीन का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर पर्ल प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग सेंटर है। 2022 में यहाँ 40 अरब युएन यानी करीब 5.8 अरब डॉलर का मोती का कारोबार हुआ था। ये पूरे चीन के फ्रेश वाटर पर्ल का करीब 80% है। यहाँ के लोग अब मोती बेचने के पुराने तरीकों को छोड़कर डिजिटल सेलिंग पर जोर दे रहे हैं। अब इस कस्बे में फ्रेश वाटर पर्ल फार्मिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी और तकनीकी इनोवेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये काम ज्यादा इको फ्रेंडली और ग्रीन हो गया है। शानशियाहू अब चीन का एक बड़ा ऑनलाइन ज्वेलरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी बन गया है, जहां देश के कुल मोती कारोबार का 80% हिस्सा यहीं से कंट्रोल किया जाता है। इससे यहाँ रहने वाले लोगों की कमाई में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। इस गर्मी में दक्षिण कोरिया के समुद्र में बढ़ता तापमान मछुआरों के लिए मुसीबत बन गया है। गर्मी की वजह से हजारों मछलियां मर गई हैं, जिससे मछली पालन करने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ है और सी फूड की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। देश की राजधानी सियोल के सबसे बड़े सी फूड मार्केट में हर दिन कीमतें बदल रही हैं। कोरिया एग्रो फिशरीज एंड फूड ट्रेड कॉर्पोरेशन के मुताबिक मैक्रेल जैसी मशहूर मछली की औसत कीमत 12 अगस्त को करीब 3.6 अमेरिकी डॉलर थी, जो पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। अगस्त 2025 में चीन की राजधानी बीजिंग में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने विज्ञान, तकनीक और मनोरंजन को एक साथ लाकर भविष्य की एक झलक पेश की। ये था पहला वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स, जहां इंसानों जैसे रोबोट्स ने खेल के मैदान में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। चलिए आज की न्यूज स्टोरी में आपको ले चलता हूं रोबोट गेम के महाकुंभ में, जहां आप जान पाएंगे कि चीन ने कैसे दिखाई भविष्य की झलक। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 15 से 17 अगस्त तक चला और इसमें 16 देशों की 280 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनके पास 500 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे।
बीजिंग के मशहूर नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल, जिसे आइस रिबन भी कहते हैं, और बर्ड्स नेस्ट जैसे ओलंपिक स्टेडियम्स ने इस ऐतिहासिक इवेंट की मेजबानी की। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि चीन की रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ती महत्वाकांक्षा और नेतृत्व का सबूत भी था। दरअसल इन गेम्स का उद्देश्य सिर्फ मेडल जीतना नहीं था, बल्कि रोबोटिक्स की दुनिया में हो रही तरक्की को दिखाना था। इसमें यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट कंपनीज की टीमों ने भाग लिया, जिससे ये इनोवेशन और रिसर्च का एक बड़ा मंच बन गया। प्रतियोगिताओं को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया था: पारंपरिक खेल, कलात्मक प्रदर्शन और असली जिंदगी से जुड़ी चुनौतियां। खेल प्रतियोगिताओं में 100 मीटर हर्डल्स, 1500 मीटर दौड़, फुटबॉल और बॉक्सिंग जैसे इवेंट शामिल थे। H1 नाम के एक रोबोट ने 1500 मीटर की दौड़ जीतकर सबको हैरान कर दिया, जिसने ये दूरी लगभग 6 मिनट 34 सेकंड में पूरी की। ये भले ही मानव रिकॉर्ड से धीमा था, लेकिन ये तकनीकी उन्नति का एक बड़ा प्रमाण था। एक रोबोट का गिरना और फिर उठकर दौड़ना दर्शकों को बहुत पसंद आया। ये दिखाता है कि रोबोट्स में भी दृढ़ता आ रही है। खेलों के अलावा रोबोट्स ने अपनी कलात्मक क्षमता भी दिखाई। हिप हॉप डांस, कुंग-फू, संगीत, वाद्य यंत्र बजाना और फैशन शो जैसे प्रदर्शनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन कार्यक्रमों में रोबोट्स ने मानव कलाकारों के साथ तालमेल बिठाकर काम किया, जैसे कि टेराकोटा वॉरियर जैसा अभिनय करना। ये तकनीक और संस्कृति के मेल का एक खूबसूरत उदाहरण था। प्रतियोगिता में असली जिंदगी से जुड़ी चुनौतियां भी शामिल थी, जैसे अस्पतालों में दवाई छांटना, सामान उठाना और सफाई करना। इन चुनौतियों ने रोबोट्स की प्रैक्टिकल उपयोगिताओं को उजागर किया, जिससे ये साफ हुआ कि वे भविष्य में हमारे दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इन गेम्स में कोई गड़बड़ी नहीं रही। रोबोट्स का संतुलन खोकर गिरना, गेंद से टकराना और कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ी जैसी समस्याएं भी सामने आई, लेकिन इन नाकामियों को एक्सपर्ट्स ने एक सकारात्मक रूप में देखा। उनका मानना था कि ये कमियां ही आगे की रिसर्च और विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि इनसे पता चलता है कि असली दुनिया की जटिल परिस्थितियों में रोबोट्स कैसे काम करते हैं। इन गलतियों ने रोबोटिक्स की सीमाओं को भी दिखाया, लेकिन साथ ही उन सीमाओं को पार करने की प्रेरणा भी दी। इस पूरे इवेंट में एक कार्निवल जैसा माहौल था, जहां तकनीकी प्रदर्शन और मनोरंजन का बेहतरीन मिश्रण था। इस इवेंट के पीछे चीन सरकार की एक बड़ी सोच थी। चीन की बढ़ती हुई आबादी में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और लेबर फोर्स में कमी आ रही है। ऐसे में रोबोटिक्स और एआई को इन चुनौतियों का समाधान माना जा रहा है। चीन ने रोबोटिक्स में $20 अरब से ज्यादा की सब्सिडी दी है और एआई और रोबोटिक्स स्टार्टअप्स के लिए $137 अरब का फंड बनाने की योजना है। इस सरकारी मदद ने चीन की कंपनियों जैसे यूनिट्री रोबोटिक्स और एक्स ह्यूमनॉइड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने में मदद की है। यूनिट्री रोबोटिक्स ने 4x100 मीटर रिले में पहला स्थान हासिल किया और कुल 11 पदक जीते, जिनमें 4 गोल्ड शामिल थे। इससे पता चलता है कि चीनी कंपनियां इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये गेम्स केवल पेशेवर टीमों तक सीमित नहीं थे। बीजिंग के हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के छात्रों ने भी इसमें भाग लिया, जो ये दिखाता है कि चीन भविष्य की पीढ़ी को रोबोटिक्स के लिए तैयार कर रहा है। जनता में भी इन गेम्स को लेकर काफी उत्साह था। लोगों ने इसे एक साइंस एग्जीबिशन के रूप में देखा और इसकी सराहना की। चीन के छिंगवा यूनिवर्सिटी और बूस्टर रोबोटिक्स जैसे संस्थानों ने फुटबॉल जैसे इवेंट्स में अपनी क्षमताओं को परखा, जहां रोबोट्स ने टीम वर्क और एआई आधारित निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर 2025 के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम्स ने एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां विज्ञान, मनोरंजन और राष्ट्रीय रणनीति का संगम हुआ। इस आयोजन ने न सिर्फ मौजूदा रोबोटिक्स की क्षमताओं को दिखाया, बल्कि भविष्य की असीम संभावनाओं की एक झलक भी दी। रोबोट्स का गिरना और फिर उठना इस बात का प्रतीक था कि प्रगति के रास्ते में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन उन्हें पार करने का हौसला भी बना रहेगा। ये आयोजन एक मील का पत्थर था, जो ये साबित करता है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स अब सिर्फ विज्ञान की कल्पना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बन रहे हैं। अगला संस्करण अगस्त 2026 में होने वाला है, जो इस यात्रा की निरंतरता को सुनिश्चित करेगा। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज फोकस।
अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।